सर जानना चाहूंगा क्या हुआ था और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, क्योंकि आप आज तो काफी सीनियर लग रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम एसपी सिंह है। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 9 साल थी और जो वो मंजर था बहुत दर्दनाक, दिल हिलाने वाला मंजर था। उस मंजर को याद करके अभी भी आप देखें तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस दर्द को बयान करना नॉट एन इजी टास्क, मतलब बोलते ही मन भर आता है कि भी क्या मंजर रहा वो वाला। हमारे अपने परिवार में उस टाइम पे मेरे मामा जी की डेथ हुई थी। डेथ हुई तो जो लोग उनसे वहां से आ रहे थे वापसी, हमारे फैमिली मेंबर्स आ रहे थे, उनमें से मेरे फूफा जी को भी बिल्कुल चूरा चूर कर दिया था उन्होंने, मार मार के मोब ने। हालत ऐसी कर दी तुमको लगा शायद मर गए हैं, मगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की कृपा से वो बचे। उनके बाद कई साल उनका इलाज चला, तो आज प्रभु की जैसे वो जीवित हैं और तिलक नगर वहां पे अपना रेजिडेंस अब वहां रह रहे हैं वो। अगर हम यहाँ की बात करें, जिस केस में सज्जन कुमार को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, अभी कल मैं भी कोर्ट के वहां पे पहुंचा हुआ था कि, और हमारी मांग थी कि सज्जन कुमार को फांसी हो। अब अगर हम ध्यान दें, बात करें कि जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा ऑन द स्पॉट, उन्होंने अपना हाथ खड़े कर दिए और अरेस्ट अपना आपको खुद को कानून के हवाले कर दिया। एक खून किया उन्होंने, दोनों को सजाए मौत हुई, मगर हजारों सिख बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा गया। एक ही तरह का केमिकल का इस्तेमाल हुआ, गलों में टायर डाले गए, जलाया गया, घरों को लूटा गया, बिजनेस को बर्बाद कर दिया गया। अब हम जिस केस के कारण यहाँ पर खड़े हैं, राजनगर का ये एरिया पड़ता है, यहाँ के सिंह साहब जसवंत सिंह जी थे और उनका बेटा। जब इनके घर पे अटैक हुआ तो इनके पास पर्सनल अपनी जो है एक रिवॉल्वर भी थी इनकी, जो लाइसेंस वाली थी। तो छोटे होते थे हम भी बड़ों से सुनते थे कि ये आर्मी में थे तो ऑब्वियसली शरीर इनका बलवान था, ताकतवर थे। तो जब मोब आया, एक उन्होंने एयर फायर किया कि किसी तरीके से शायद ये मोब डर के भाग जाए। कुछ लोग भागे डर के, मगर फिर मोब ने आकर इन पर अटैक करने की कोशिश की, तो बेटा भी इनका साथ में आया बचाने के लिए पिताजी को। तो मोब एकदम हावी होता इन पर इतना हावी हो गया कि पिता और पुत्र को दोनों उन्होंने तलवारों से, डंडों से, चक्कू से खत्म कर दिया और घर को आग लगा दी। मतलब क्या बीती होगी घर के परिवार पर, जो उनकी पत्नी और जो उनकी बेटी, उन पर क्या बीती होगी कि सब कुछ खत्म हो गया। मतलब चंद मिनटों पहले पूरा परिवार हंस खेल के अपना जीवन गुजार रहा है और चंद मिनटों बाद सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तबाह हो गया। मंजर दिल दहलता है। हम अपनी बात करें तो रानी बाग में हिंदू और सिख की ऐसी एकता थी, जैसे कहते हैं ना नौ और मास का रिश्ता, हमारा वो रिश्ता था। दिवाली एक, होली एक, हर एक त्योहार इकट्ठा मनाया जाता था। 84 के टाइम पर हमारे जो एरिया के इधर के जितने हिंदू भाई थे, सबने प्रोटेक्शन करी सिखों की, सबने ध्यान दिया, सारी रात उन्होंने पहरे दिए। पर ये जो लोग मोब था ना, ये बाहर से कहीं से आ रहे थे लोग और वेल प्लान्ड वे से आ रहे थे, और वोटर लिस्ट लेकर अगले बाकायदा बिजनेस को, लोगों के घरों को टारगेट कर रहे थे। चिन्ह किया लगा दिया था कि भी हाँ भी ये सरदार का घर है, ये उसका घर है, वहां पर उन्होंने अटैक करना है। पर ये जो हमारा इससे आगे का जो जोन है ना, प्रभु की दया से सिर्फ एक प्यार की वजह से हमारा बचा, कि हमारा जो आपसी प्यार था ना, उस प्यार की वजह से ये हमारा सारा जोन बच गया। अदरवाइज शायद अगर प्यार ना होता तो आज शायद मैं भी आपके सामने ना खड़ा होता। आप कैसे बचे, वही जानना है कि आपको किस तरह बचाया गया। मैं 9 साल का था, जैसा कि मैंने बताया, तब 9 साल की उम्र में दाढ़ी मूछ तो कोई थी नहीं। तो मेरे माताजी ने मेरी बड़ी बहन की फ्रॉक मुझे पहनाई, मेरे बाल खोल दिए और गुद कर दी मेरी। मैं उस वक्त रो पड़ा था जब मैंने देखा रोहिणी में जो हमारी फैमिली रहती थी, जो मैंने फुफड़ जी की बात की, उनकी हालत जो हमने देखी, जिस हालत में वो आए, दयनीय हालत थी। और उनके बच्चों को उन्होंने कैसे बचाया, फ्रॉक डाल रखी, तो उनके केस कत्ल थे।
मॉब से बचने के लिए उनको अपने केस त्यागने पड़े थे। पर चलो बाबा जी ने कृपा करी, आज उनके केस सलामत हैं और अच्छे से पर्सनैलिटी अच्छी अपनी बना रखी उन्होंने। पर जो मंजर है, मंजर बड़ा खतरनाक था। हमें सारी रात हमारे हिंदू भाइयों ने रक्षा की। जो राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दी, ये सब कुछ होने के 3 दिन बाद, चौथे दिन जब उसने स्टेटमेंट दी कि भाई ये तो एक हिंदू और सिखों का राइट्स था, दंगा था, सिख राइट्स है, ये सिख राइट्स नहीं थे, ये वेल प्लान्ड जेनोसाइड था सिखों का वेल प्लान्ड। क्यों? जब अगर हिंदू और सिख के राइट्स होते, सिख राइट्स होते, तो जहां तो मैं आपके सामने होता, मैं भी नहीं होता। हमें किसने बचाया? हमारे हिंदू भाइयों ने। मोहल्ले में जो इतना प्यार था, एक कहते ना गुलाब, एक बागीचे में तरह तरह के फूल होते हैं ना, वो सारे इकट्ठे लगे गुलदस्ता बनाते, गुलदस्ते की तरह हमारा एक जो है ये सारा जोन था। कभी किसी से कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, इकट्ठे मिलके बैठना, खाना। इवन हमारी तो थालियां तक कैसे चेंज होती थी। घर में आज क्या बना है, सब्जी क्या बनी है, दीवारें कम ऊंची थी, पर जी जी की बनाया है, आज मैं सब्जी बनाई है, राजमा, अच्छा राजमा दो, अच्छा को बड़ा बर्तन बढ़ के दे देना आपस में। ऐसा प्यार था हमारा। तो उन सब ने प्रोटेक्शन की हमारी, हमारा ध्यान रखा। और जब मोब रात को आ जाता था, पता लगता था कि भी सुल्तानपुरी साइड से या रोनी साइड से एकदम मोब आ रहा है, या इधर ब्रिटानिया पड़ता है जोन, ब्रिटानिया की तरफ से आ रहे, तो शोर पड़ जाता था। सारी रात नींद किसको आती थी? इतना खतरनाक समय था, सो हम नहीं पाते थे। तो दिल हमारा धक 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 दहलता था हमारा कि आगे पता नहीं अब क्या हो जाएगा। मगर सारी रात सीरियसली मैंने अपनी आंखों से देखा, तलवारें, डंडे और जो जिसके पास सामान था, अगले प्रोटेक्शन के लिए कि भी हिंदू भाई सारे खड़े थे तलवारें लेकर कि मोब का हम यहाँ पर एंट्री नहीं होने देंगे। कोई आए सही, उनके वर्ड्स ये थे, कह रहे अगर कोई मोब आएगा तो पहले हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम बच पाएंगे तो तुम बच पाओगे, तुम्हें बचाएंगे, अगर हम खत्म हो गए तो उसके बाद तुम्हें लड़ने देंगे। और हमें इसके बारे में और जानकारी अगर मिले तो और कुछ लोग जो यहाँ हमें इस बारे में बता पाए। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुना दी है, मगर उसके बाद यहाँ के लोग जिन्होंने उस सिख जेनोसाइड को अपनी आंखों से देखा और अपनी आप बीती हमें सुनाई, उनसे जानते हैं कि फैसले के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्योंकि हमारे साथ पॉम्पी कौर जी मौजूद हैं, जो कि सज्जन कुमार केस में मुख्य गवाह भी रही हैं। क्या कहेंगी? बहुत लंबे वर्षों बाद, कई सालों के इंतजार के बाद 40 साल हो गए बेटा, 40 साल हो गए। मेरे 6 बच्चे थे, छोटे छोटे, मैंने कैसे पाले मेरा दिल जानता है। 2 बेटा मेरे चले गए अभी, जवान बच्चे छोड़ के मेरे को अकेली कर गए। 2 अच्छे बच्चे मेरे थे, गरीब बच्चे थे। आदमी तो छोड़ गया था, मैं भूल गई थी बच्चों के, सारे बच्चे भी छोड़ गए मेरे को। सज्जन कुमार आया था मेरे घर पे, गाड़ी लेके आया था, उनके पास लड़के थे, 10, 15, 20 लड़के थे, टेम्पू था। सरदार जी और हम दोनों चाय पी रहे थे, स्कूल का टाइम था। बच्चे मेरे किसके घर में थे? मुसलमान के घर में थे। मैं और मेरा आदमी हम अपने घर में थे। जब रोला देखा मैंने तो मैं बाहर निकली, जब देखा तो सारी गाड़ी आई हुई थी। मेरे आदमी को खींच के बाहर निकाला, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। सज्जन कुमार ने कहा मारो मारो मारो, उसको मारा, मेरे आदमी को मारा, मेरे को धक्का मारा, मैं बेहोश हो गई। मेरे को मेरे पड़ोसी ने उठाया, पानी वानी डाला, मेरे को होश आया तो मैं कह रहा वो तो लेके चले गए। फिर मेरे को मिला नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं मिला। फिर मेरे बहन का लड़का था, उसको भी मार दिया, जवान था, कवारा था, उसको भी मार दिया। करनेल सिंह था, जरनेल सिंह था, दोनों थे। एक छोटा बच्चा था 5 साल का, सरदार का, उसको भी मार दिया। आपने अपने आंखों से देखा सज्जन कुमार को? सज्जन कुमार को मैंने अपने आंखों से देखा। जब ही तो कुत्ते को बंद कराया हमने। मेरी गवाही चलती थी, जब तकलीफ होने लगी ना तब मेरे को नहीं ले जाते हैं। ये टेक पड़ गए ना 2, मेरे पैर में चोट आई हुई है, 6-7 महीने हो गए। चोट शुगर की वजह से ठीक नहीं हो रहा, इसलिए नहीं ले जाते। ये प्रधान मेरे को आत्मा ले जाता है खुद। ये 10-15 जनी जाती हैं, इनके साथ में भी जाती। शीला कौर भी है, गुरुद्वारे के पास रहती। शीला कौर भी है, मिश्री कौर। सबसे अगर पूछना है, सब सज्जन कुमार की गवाही में ही है सारे। शीला कौर गुरुद्वारे के पास है। आप लोग फांसी की मांग कर रहे थे? हम फांसी की मांग हमारी आज भी है और कल तक भी रहेगी फांसी। भाई सज्जन कुमार को फांसी आनी चाहिए और कुछ भी ना। सजा हमें तो कुछ उम्र कैद में भी तो बैठा रहेगा,
आएंगे, बेटा भी आएंगे, बहू भी आएंगी, बीवी भी आएगी, बेटी भी आएगी, सब मिलके चले जाएंगे। हमारे जो गए 40 साल से हमने तो नहीं देखा है ना, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, उनको पानी नहीं मिला, किसने जलाया नहीं जले, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हमने देखा तो नहीं ना। इसको तो देख रहे हैं ना। हमारी ये मांग है, फांसी आनी चाहिए इसको, बस और कुछ नहीं मांगते हम। इसको सजा है, सीधा उम्र कैद तो दिए, जिंदा रहेगा ये, फांसी आएगी एक बार तो मरेगा। तो हमारी उम्मीद है भाई इसको फांसी आनी चाहिए। मेरे आदमी को निकाल के ले गए थे, मैंने चाय भी नहीं पी, उसने ऐसे लेके निकाल के चले गए। याद है वो दिन, याद आता, दोनों के कप भरे रह गए, वही पी नहीं सदा की। बच्चों को तो निकाला नहीं। मुसलमान अच्छा था बेचारा, 6 बच्चे थे, 2 बेटी थी, 4 बेटे थे मेरे, उनको चारों को छिपा रखा था उन्होंने। मुसलमान एक घर था मुसलमान, जरा ये दुकान भी बड़ी, इतना घर था जिसमें उसने बिठा रखा अपने। 2 बच्चे उसके थे, 6 बच्चे मेरे थे, उसमें छिपा रखा मुसलमान ने। हमें साथ दिया है मुसलमान ने, गद्दारी नहीं की हमारे साथ। रोटी भी खिलाया मेरे बच्चों को, टट्टी पेशाब भी कराया उन्होंने, सब कुछ उन्होंने करा। बस मेरे आदमी को ले गए। मेरे को 3 महीने 4 महीने तक सारा मुसलमानों ने दिया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, सब 13 साल का बेटा था सबसे बड़ा, बाकी सब सारे छोटे थे, 6 बच्चे थे। कैसे पाले मैंने, हंसते रो रो के पाले मैंने। भूखा भी सुलाया, खाया नहीं कभी, कुछ नहीं, कपड़े नहीं थे तन पे हमारे, जो हम पैर के बिठाए बच्चों को। फिर हमें सिखों ने थोड़ा सहारा दिया, उसकी मदद ली हमने उन्हें, सिखों की। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया हमें कुछ। और ये मांग है हमारी, बस सज्जन कुमार को फांसी आनी चाहिए, और कुछ नहीं मांगते हम। धन दौलत नहीं मांगते, मकान नहीं, मेरा मकान भी ले ले, मैं पैसे भी देने को तैयार, पर इसको फांसी लगाए, अभी भी इसको फांसी लगाए हम, और कुछ नहीं मांगते। बस मैं इतना बोल पाती बेटा, ठीक है। मेरी तकलीफ है, अभी मेरा कलेजा धकड़ धकड़ कर रहा है। और इनको सजा के बाद छूट जाएगा, इसको फांसी देते, टाइगर को फांसी आनी चाहिए। इन्होंने तो हमारे जिंदगी आदमी जलाए, इनको ये सोचना चाहिए था हम भी हिंदुस्तानी है, कोई पाकिस्तानी नहीं। उस समय आप कहाँ थे? और उस समय मैं दिल्ली था, 84 में जो आंध हुआ था, मैं दिल्ली था। इनको कम सजा दी, सजा इनको होनी चाहिए। यहाँ के लोग कितने दर्द में हैं, यहाँ जी रहे इतने सालों से? यहाँ लोग तो कई सालों से दर्द के मारे जी रहे, सबको दर्द है। छोटे छोटे बच्चों को पेट्रोल पिला के आग लगाई है, ये कोई तरीका है? ये सारा जगदीश टाइटलर ने और ये सज्जन कुमार ने, HKL भगत मर गया वो, उसने, इन्होंने कांड करवाया, जानबूझ के खड़े होके करवाया। किसी एक की गलती की सजा सबको दी? सबको दी है सजा, उनको देते जिन्होंने गलती की थी। मासूमों ने, बेकसूर ने क्या करती, तो उनको सजा दी जाइए। मगर आज भी कई ऐसे गुनहगार हैं जो खुले आसमान में सांसें ले रहे हैं। आत्मा सिंह जी, मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, कहानी क्या है, किस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को एकजुट किया और इस लड़ाई को आपने आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे को 1984 में इस इतने बड़े हादसे में मेरे को उन्होंने जीवित रखा है, क्योंकि मैं भी जिस स्थिति में मैं था, जहाँ पे मैं था, मेरा भी बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं मंगोलपुरी एफ ब्लॉक में रहता था और मैंने ग्रेजुएशन 82 में की थी। वो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ा था, मैंने मुगल का भी पढ़ा था, मैंने सारा यूरोप का भी इतिहास पढ़ा था। मैंने सारा इतिहास पढ़ने के बाद उस दिन मेरे को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ कांग्रेस वाले कर सकते हैं। तो मैंने अपने इलाके में, मोहल्ले में लोगों को बताया कि मेरे को लग रहा है कि कुछ हालात ठीक नहीं होंगे, तो कुछ हो सकता है। तो लोगों ने मेरी बात को अनदेखी की और मेरे को कहा कि यार आप ये अब
उस टाइम मेरी 25-26 साल की उम्र थी, तो मेरे को उन्होंने कहा कि ये अब हमारे को सिखाएगा क्या। तो मैं चुप करके घर आ गया। मेरे को सारी रात नींद नहीं आई। मैं इसी इशू के ऊपर सोचता रहा और मैं सुबह जल्दी उठ के स्नान करके मैंने पाठ किया और 6:45 बजे मैं अपने घर से निकला। घर से निकलने के बाद मैं TSR में पेट्रोल डलवाया और डलवाने के लिए जब मैं गया रोहतक रोड पे पेट्रोल पंप पे, तो वो पेट्रोल पंप का मालिक कहता है कि सरदार जी आप ना नांगलो ही मत जाना जी। मैं क्या बात हो गई अंकल जी। वो कहता वहां पे सरदारों को मार रहे हैं और तू जाएगा तो तू फंस जाएगा। मैंने ठीक है जी। मैं वापस यू टर्न करके वापस आया पीरागढ़ी चौक के ऊपर और मैंने वहां पे हमारे जो TSR चालक थे उनको मैंने कहा कि यार हालात ऐसे हैं, काम पे मत जाओ और घर चलो, कुछ भी हो सकता है आज। तो उन्होंने भी अनसुनी की मेरी बात को। तो मैं फिर आगे सीधा निकला। मैं कहा आज सारा दिन कहाँ बिताएंगे, क्योंकि एक दिन पहले मेरे घर वाले जो परिवार वाले थे वो हमारे राजस्थान में अलवर के रहने वाले हैं, तो वहां चले गए थे। तो कहता हर बार तू ही जाता है, इस बार तूने यहाँ रहना है और हमने जाना है। बहुत हमारे को 2 साल हो गए, हम गाँव ही नहीं गए, होके आते हैं। वो उस दिन उनको छोड़ के आया मैं। लेकिन क्या पता था कि इंदिरा गांधी को गोली लगनी और हालात खराब होने हैं, ये कुछ मालूम ही नहीं था, ना दिमाग के अंदर था। जैसे ही मैं मुल्तान नगर पहुंचा तो वहां पे हरभजन मोटरिंग ड्राइविंग का वो ऑफिस था। ये कार ड्राइविंग और बस ड्राइविंग व्हीकल चलाने का वो काम सिखाते थे। वहां पे उनके ऑफिस को आग लगा रहे थे और जो सदा उनको घेरा हुआ था। मैं समझ गया कि वो यहाँ पे जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। मैंने अपने TSR की सीट पे सिराना रखा और मेरी ऊपर हो गई। तो जैसे मेरे को देखा कि मेरी पगड़ी इनको नजर ना आए, तो मैं नहीं तो मेरे को भी घेर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी उनकी नजर मेरी तरफ पड़ी तो मेरे पीछे वो भागे। मैंने TSR को जितना तेज करना था मैंने करा और मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैं वहां घूमता हुआ मैं पुल बंगस पहुंचा। पुल बंगस में वहां पे देखा तो 4-5 कारें वहां पे निकली और वहां पे पुल बंगस गुरुद्वारे के आगे वहां तो साइड में रुकी। वहां से टाइटनर निकला और उसने इशारा किया कि ये क्या है। तो वो दूसरा मैं कंबल लेके, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की सर्दी भी थी उस दिनों में, तो मैं छुपा हुआ था तो देख रहा था इनको अच्छी तरह से। तो वो कहने लगा कि ये गुरुद्वारा और इसमें स्कूल भी है, तो इस स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं। कहता है स्कूल में बच्चों को बचाना है और सरदारों को मारना है, ये टाइटलर ने कहा, और इसको कैसे भी हो। तो उसके बाद जैसे ही वो कार गई, सन्नाटा था, मैं भी उनके पीछे गया। फिल्मिस्तान के आगे ईदगाह पड़ता है। ईदगाह में वहां हजारों की भीड़ थी, तो मैंने उनको देखा कि हजारों लोग खड़े हैं, वहां जाएगा तो फंस जाए। मैंने यूं टर्न करके गली में मोड़ के ये रोहतक रोड में वो आनंद प्रवर्ती लिया और मैं वहां से घूमता हुआ, मतलब 7 बजे से मैं चला था और 7 बजे से चल के मैं 1 बजे विष्णु गार्डन पहुंचा। मेरे रिश्तेदार रहते थे, मैं वहां पे देखा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे हालात है। तो किसी ने मेरी बात के ऊपर विश्वास भी नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए कि किसी का कोई कसूर भी नहीं था। भाई हमारे को क्यों मारेंगे, हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे को क्यों मारेंगे। लोगों में सारा किसी में वो ही नहीं था। लेकिन आधे घंटे के बाद वहां पे 2, 4, 5, 7 डेड बॉडी आ गई। तो उनको, और पूरी दिल्ली के अंदर बिल्कुल धुआं ही धुआं था, काली शाह दिल्ली हुई पड़ी थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। और सब से पता लगा रहा था कि सबको वहां मंगोलपुरी में तुम्हारे आदमियों को मार दिया, सुल्तानपुरी में मार दिया, त्रिलोकपुरी में मार दिया, जहां जहां जे कॉलोनियां थी सब में सरदारों को डट के मार दिया। पता चल रहा था कि हम मेरे मतलब ब्रदर को मार दिया, मेरे चाचा को मार दिया, मेरे भतीजे को मार दिया, हमारे रिश्तेदारों को मार दिया, हमारे बिरादरी के सैकड़ों लोगों को मार दिया। मतलब हम ये सुन सुन के ना, मतलब इतने भयभीत थे कि यार कैसे बचेंगे अब।
गुरुद्वारे में सारे लोगों ने मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई अब ऐसे हालात है तो इससे कैसे बचा जाएगा। सभी ने कहा कि अब तैयार हो जाओ, जो होएगा देखा जाएगा, मरने तो है ही है। अपने हथियार इकट्ठे किए और अपनी तैयारी करके हम बैठ गए। जैसे भी आगे बैरिकेटर बना दे, सड़कें बंद कर दी, कोई आएगा तो देखेंगे, पैदल तो नहीं आएंगे ना। हमने 857 के स्टैंड से बंद कर दिया, उधर से एस ब्लॉक को बंद कर दिया, चारों तरफ मतलब वहां पे बैरिकेटर लगा दिए ताकि रास्ता बंद होगा, कोई आसानी से तो नहीं आएगा। घरों में हमने करंट के तार जोड़ दिए कि कैसे बचा जाएगा। अपने ऊपर पत्थरों का वहां पे छतों के ऊपर रख दिए कि ऊपर से जो कुछ ना कुछ बचाव करने के लिए करेंगे। तो जो जितना मतलब जो समझ में आया वो हमने किया। 3 दिन लगातार हम ये सारा देखते रहे और सारी सूचनाएं आती रही कि तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को मार दिया है। अगर हम रिश्तेदारों की बात करें तो सैकड़ों लोग हमारे रिश्तेदार मारे गए। एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जब सज्जन कुमार का फैसला आया तो कल आप लोग भी वहां मौजूद थे, तमाम लोग भावुक थे कि वो जो मांग लेके आए थे वो मांग थी फांसी की, मगर जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो कई लोग असंतुष्ट थे कि नहीं, फांसी से कम कुछ भी नहीं। देखो ये केस ना मैंने खुद लड़ा है। मेरे पास लिस्ट है अनट्रेस की। दिल्ली के अंदर 483 FIR रजिस्टर्ड हुई थी और जो राइट सेल है उनके पास, ये राइट सेल के पास ये 483 FIR थी और किसी अधिकारी ने मेरे को ये दी थी क्योंकि कोर्ट में मैं जाता था तो मेरे को उन्होंने दी तो कहता भाई ये इसको कैसे यूज करना ये देख लेना। मैंने ये जो है मैंने वो लिस्ट अनट्रेस वाली नाम अलग किए और जो एक्यूटेड थे जो उसमें केस भरी किए थे वो थे। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें सारा कुछ लिखा है। और मैं एक चीज और उस केस में जब मोदी जी ने ये SIT बनाई तो मैं 2015 में मैंने SIT को वो तकरीबन 250 लोगों की जो है वो लिस्ट मैंने दी थी और मैंने कहा कि ये कमेटी के पास हमारे एफिडेविट हैं, इनको अगर खोलोगे तो बहुत कुछ निकल सकता है। उनमें से एक केस ये भी है सरस्वती विहार का। तो सरस्वती विहार का जब शुरू हुआ तो आईओ साहब वो मेरे पास ही लेके आ गए कि मेरे को इनका बताया जाए ये लोग कहाँ रहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये वहां पे हैं, आप इनसे मिल लो। और उसमें जांच पड़ताल उन्होंने की सरस्वती थाने का। एक बार तो वो मना कर दिया था कि मैं बयान नहीं देना चाहता, लेकिन फिर उसको समझाया गया कि हम लोग मांग करते हैं, न्याय मांगते हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा जब कोर्ट में गवाही नहीं दोगे तो आप। उन्होंने बयान दर्ज कराए, चार्जशीट दाखिल हुई 2021 के अंदर और उसके बाद ये ट्रायल शुरू हुआ। फिर उसने एक बड़ी मिस्टेक की हमारे विटनेस ने, कंप्लेनेंट ने, कि उसने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के वकीलों को वकालतनामा साइन करने से मना कर दिया। और जब उसको वन साइडेड उसको बेल मिल गई सज्जन कुमार को, तो हमारे जो विपक्ष के लीडर हैं उन्होंने हमारे को काफी एक्सपोज किया इस इशू के ऊपर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास वकालतनामा नहीं था तो हम इस केस को, हमारे वकील नहीं उसमें कुछ बोल सके, अधिकारी नहीं, कोर्ट में ऐसे बोल ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमारे खिलाफ बोलना था बोला, लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हम उसके पास गए, उसको समझाया, समझाने के बाद वकालतनामा साइन किया। हमारी लीगल टीम ने इसको लड़ा और लड़ने के बाद में 12 फरवरी को उसको दोषी करार किया गया और 25 फरवरी को उसको उम्र कैद दी गई है। सारे केसों के अंदर जितने जैसे जैसे हर सेक्शन के आधार पे और भी उनको सजा दी गई है, फाइनेंशियली सजा भी दी गई है। ये लोगों से मैं क्यों टच हूं, मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि मेरे पास कोई है नहीं कि मैं सभी को जानता हूं, क्योंकि मैं इसके साथ भी हम जो इनके रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, जो भारत सरकार ने राहत पैकेज दिए वो भी फार्म हम यहाँ भरते हैं
उनको नौकरी का हो तो भी हम करते हैं, इंजरी का हो तो हम करते हैं, पेंशन का हो तो हम करते हैं। सारा काम हम दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी मैं करता हूं और पहले से भी करता हूं। चाहे अलॉटमेंट हो तो भी हमने किया, इंजरी का हो तो हमने किया, और इनकी बिजली की प्रॉब्लम है वो भी हम उसकी मांग करते हैं मालकाना के, तो हम मतलब सारे डिमांड हम लोग करते हैं। तो 84 के जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजमा जी, एक सवाल और पूछूंगा आपसे। जैसा आपने जिक्र किया अपने वक्तव्य में पुलबंगश गुरुद्वारा, वहां पर अभी भी जो भी मामला चल रहा है जगदीश टाइटलर को लेकर, और गवाहियां भी हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, क्या लगता है कि टाइटलर का मामला अभी भी चल रहा है और सज्जन कुमार को तो फैसला कोर्ट ने सुना दिया, मगर टाइटलर को लेकर जो आप लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जगदीश टाइटलर को भी सजा मिलेगी, जो गुनहगार हैं वो खुलेआम नहीं घूम सकते। देखो, अब हमने फैसला किया है कि जो जज साहब ने कावेरी बवेजा जी ने जो इसमें सजा उम्र कैद की दी है, उसका फिर भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि 41 साल भी उन्होंने हमारी बात को सच माना है और उसको उम्र कैद की सजा दी है। अगर 13 में जिस केस में सज्जन कुमार आज आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, 13 में उसको सेशन जज ने बरी कर दिया था, उसको क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने, हम हाई कोर्ट में गए, उसको लड़ा और 17 दिसंबर 2023 को उसको 19 को हमने उसमें उसको सजा करवाई आजीवन। आज इसमें सभी लोग आ जाते हैं, हमने लड़ाई लड़ी, कोई आया नहीं, सिर्फ आए पीड़ितों के और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के। इस हमारी किसी ने मदद नहीं की है, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। हमारे आपने देखा होगा कि सारे हमारे जो माताएं बहनें हैं, हमारे परिवार के विक्टिम है, हमारे 10, 12, 15 लोगों की टीम है जो हर तरीक पे बिन नागा जो मर्जी होए उस तरीक पे उन्होंने जाना ही जाना है, जो मर्जी होए। हमारे को कई बार एंट्री भी नहीं होती कमरे में जाने की, तब भी हम जाते हैं। टाइटलर की लड़ाई भी यूं ही लड़ेंगे जिस तरह सज्जन कुमार की लड़ी? आपको मैं बता दूं, टाइटलर का मुकदमा जो है हमने ही लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। और टाइटलर को जब 3 बार क्लीन चिट मिली और चौथी बार ये केस मेरे हैंडओवर हुआ, तो आपको बताना मैं चाहता हूं कि 2023 के अंदर 164 के बयान हमने जज साहब की कोर्ट में हमने करवाए और उसमें उस विटनेस ने 5 बार टाइटलर का नाम लिया। आईओ ने वो फोटो कॉपी करा के हमारे को दिखाई, कहता है इसने नाम लिया है और इसमें केस बनता है। और हम इसको लगातार पिछले 40 साल से हम बोल रहे हैं कि टाइटलर दोषी है, लेकिन हर बार टाइटलर कहता था कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। हर बार बचता था, और हर बार क्यों बचता था कि उनकी देश के अंदर उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, और सीबीआई जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, सीबीआई प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, तो वो सारे लोग, सारी एजेंसियां टाइटलर को और इन दोषियों को बचाने का काम कर रही थी। इस केस को मजबूत करने के लिए जो वाकया आपने बताया कि एसपी के साथ आपने खुद गए और वहां पे तमाम चीजों को बताया कि कैसे कैसे टाइटलर वहां पहुंचे और तमाम इन घटनाओं को अंजाम दिया। देखो जी, मेरे पास मेरे दोस्त है हैप्पी, और उनके पिताजी हैं बेदी साहब, उनकी माता है हरपाल बेदी। वो मेरे पास आया तो वो कह रहा है कि हमने टाइटलर को देखा है। मैंने कहा अच्छी बात है, देखा है तो आपको गवाही देनी चाहिए। उस टाइम उनका बेटा था, उसको बेटे को वो टाइटलर के गुंडे उठा के लेके गए और उसके हरपाल सिंह बेदी को जबरदस्ती उन्होंने मां से साइन कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो माता किसी तरह से उस टाइम बच के आ गई, बयान नहीं दे पाई। तो वो मेरे को पता था, जब उसकी ये कोविड में उसकी डेथ हो गई लड़के की, तो उसकी माता मेरे पास है कि बेटा मेरी मदद करो, मेरा कोई सहारा ही नहीं। मैं कहा आंटी मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बताओ क्या हम मदद करें। वो कहता है ऐसे ऐसे मैंने टाइटलर को मैंने देखा था अपनी आंखों के सामने, और उन्होंने ये 3 सिखों का कत्ल करवाया था, बादल सिंह, गुरचरण सिंह
और चन्नी, तीनों का उन्होंने मर्डर कराया था और उसने भीड़ को भड़काया था और उन्होंने ऊपर छत से फेंक कर टाइट उनको तीनों सरदारों को मारा और टुकड़े टुकड़े करके गुरुद्वारे में फेंक दिया और आग लगा के जला दिया। तो वो कहता मेरा बेटा था, मेरे को इन्होंने धमकी दी थी, तो मैं उस टाइम डरी हुई थी, मैं बयान नहीं दे पाई, मैं किसी तरह से बच के आ गई, लेकिन मैं बयान देना चाहती हूं, तो बताओ आप क्या करें। मैंने अपने प्रधान साहब सिरसा जी से बात की और सिरसा जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। तो हमने उसको विश्वास दिलाया कि आंटी हम आपकी पूरी तरह से सेफ्टी का भी इंतजाम करेंगे और आपको कोई खरोंच भी नहीं आने देंगे, आप बेझिझक होकर बयान दे सकते हैं। तो उन्होंने जब कहा तो मैंने उनको सीबीआई वालों को हम मांग पत्र दे के आए कि आप बयान ले सकते हो, आपने बेवजह से आप कहते हो हमारे पास विटनेस नहीं है, आप जब विटनेस होते हैं तो आप बयान नहीं देते। पहले भी इन्होंने 3 बार आप लोगों ने क्लीन चिट उसको दी है, तो ये गलत है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमने दिया। वो एसपी साहब ने वो सुन के आईओ को भेजा, आईओ ने बंद कमरे में बयान वो लेना चाहता था उस आंटी का, तो वो कहता हम नहीं देंगे, आप क्या लिखोगे, तो ये भाई हमारा ये बेटा भी साथ में बैठेगा। हम बैठ के वहां पे उनके बयान करवाए, लेकिन उसको भी 2 साल तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उसकी ट्रांसफर हो गई। फिर एक एसपी मैडम आई और मैडम ने आके इसके ऊपर संभाला, उसने देखा कि मैं बयान खुद लेना चाहती हूं, तो उसने खुद बयान लिए। बयान लेने के बाद में हमारे को भी लगा कि ये मैडम बिल्कुल सिंसियर तरह से ये इसको केस को उठाना चाहती है। उसने कहा कि मैं वहां पे देखना चाहती हूँ गुरुद्वारा कहाँ है, आपका घर कहाँ है। वो सारी चीज देखने के बाद में उसको लगा कि बिल्कुल सच है। उसने फिर उसके 164 के बयान दर्ज कराए, हमारी सारी टीम उनके साथ गई, कोर्ट में 164 के बयान हुए। 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और उसको टाइटलर को अग्रिम जमानत करानी पड़ी। वो अग्रिम जमानत कराने के लिए वो जो है उसने बहुत सीनियर एडवोकेट वहां पे खड़ा किया और उसको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इसको बेल कैसे मिल गई। अरे भाई, तुम्हारे टाइम पे 3 बार क्लीन चिट उनको मिली है, उसको मुजरिम तक नहीं बना पाए, हमने कम से कम मुजरिम तो बना दिया, चार्जशीट केस तो चलेगा। टाइटलर के खिलाफ आज भी केस चल रहा है और कल की डेट है 27 और 28 की, 2 दिन की डेट है, उनमें ट्रायल चल रहा है। और जिस तरह से गवाहियां हो रही हैं, भगवान ने चाहा उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा, तो इसमें टाइटलर को भी बहुत जल्दी इसमें सजा होएगी। जो कमलनाथ घूम रहा है आजाद, गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार के ऊपर उसने अटैक किया, हमारे 9वें गुरु के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर गेट तोड़ के आए थे। इसने रिवाल्वर चलाई थी, इसे गोली चलाई थी। इंडियन एक्सप्रेस में उस दिन की फोटो छपी हुई है और उसमें हमारे कमेटी के जो मैनेजर हैं उसमें वो विटनेस हैं। और आज तक एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसकी जांच नहीं हुई। हम हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है। उस केस को भी हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जो है वो उसकी तहकीकात करे और इनको सजा दे, और जो अनट्रेस रिपोर्ट की जो फाइल केस पेंडिंग है उन सबको दोबारा से रिव्यू करके इनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, जो सच है वो आज नहीं तो कल आएगा ही। भले ही कई वर्षों का इंतजार इन्हें करना पड़ा, मगर आज भी इनकी उम्मीद पूरी तरीके से बरकरार है कि इन्हें जगदीश टाइटलर मामले में भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंसाफ कभी न कभी तो जरूर मिलता है। और शायद यही वजह है कि ये लड़ाई आज भी यूं ही जिंदा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम मौजूद हैं शहीदगंज गुरुद्वारे में, जहां पर 1984 सिख जेनोसाइड में मारे गए तमाम परिवारों की जो तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, जो लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपने अपनों को खो दिया। उन तमाम तस्वीरों को आप देखिए कि एक म्यूजियम की तरह शहीदगंज गुरुद्वारे में
यहाँ पे रखा गया है। परिवार के लोग यहाँ आते हैं, अपने अपनों को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। तस्वीरों को इकट्ठा करने में तो बहुत तकलीफ हुई होगी। और आपके यहाँ पे कौन कौन है? ये मेरे क्या कहते हैं 1984 में मेरे घर के 5 जो शहीद हुए उनके है। मेरे चाचा जी भी ये थे, मेरे फूफा जी और मेरे डैडी जी, ये इन 5 की ये इनकी वो फोटो लगी हुई है। 1984 में ये क्या कहते हैं 1984 में शहीद हो गए थे। ये अब गुरुद्वारे में हर साल बरसी होती है, फिर हम इनको याद करते हैं, एक नंबर को याद करते हैं। 1984 में जो भाई दंगे हुए थे जो कांग्रेस ने कराए थे, ये हमारे घर के 5 ये घर के चले गए। मेरे चाचे के लड़के, ये मेरे फूफा जी, ये तीनों मेरे चाचे के लड़के, ये मेरे डैडी जी हैं। मेरे डैडी जी को भी शहीद कर दिया, टेर डाल के जला दिया इन्होंने। कांग्रेस की सरकार थी, सज्जन कुमार ये थे जब। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें बिल्कुल भावुक कर देने वाली और उन दर्द, उन तकलीफों को कहीं ना कहीं ये तमाम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं जब यहाँ आते हैं, अपने अपनों की तस्वीर देखते हैं और याद करते हैं कि अब ये हमारे बीच नहीं है। 1984 सिख जेनोसाइड के समय इन तमाम लोगों को मार दिया गया और बड़ी ही क्रूरता के साथ इन्हें मारा गया और इसी की लड़ाई ये लोग, यहाँ के लोग आज भी लड़ रहे हैं। यकीन मानिए, बड़ा मुश्किल है ये बताना कि ये मेरे परिवार के 5 सदस्य हैं जो अब इस दुनिया में नहीं। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम लोगों को भारत की कानून व्यवस्था एक दिन जरूर न्याय दिलाएगी।